अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं? आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अदर ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो सकें और साथ ही हमें नए से नया टॉपिक मिल सके अपनी लेक्चर्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का लेक्चर क्या है जनाब? आज का है टॉपिक हमारा लॉ ऑफ डिमांड। जिसको भी इकोनॉमिक्स के बारे में पता हो थोड़ा बहुत या नहीं भी पता हो, किसी भी आप लेमैन से बात करो तो वो इकोनॉमिक्स को डिमांड एंड सप्लाई ही समझता है। ऑल्दो ये जो इकोनॉमिक्स है इसकी बेसिक्स हैं और ये नेसेसिटी है इकोनॉमिक्स के लिए कि लाइक हमें डिमांड लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए और इन्हीं के थ्रू हम आगे फर्दर वर्क करते हैं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है। हमने स्केर्स रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करना है, यही इकोनॉमिक्स है। अब जो हमारी वांट्स हैं वो बेसिकली किसी भी चीज़ की हमें नीड है, हमें वांट है, तो हमने उसकी डिमांड करनी होती है। अगर हमने डिमांड करनी है तो यकीनन किसी एक इंसान ने उसे सप्लाई भी करना है, राइट। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की अबाउट टूवर्ड्स डिमांड। ओके, डिमांड के साथ हम लॉ ऑफ डिमांड भी देखेंगे, फिर इसकी मतलब कंप्लीट डिटेल आज हम लोग सिर्फ डिमांड की बात करेंगे, ठीक है। और मैं इनिशियल से लेकर चल रही हूँ, ये कंप्लीट डिमांड नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल्स ऑफ डिमांड है, ठीक है। फिर आगे फर्दर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि डिमांड में कैसे कैसे कर्व्स चेंज होते हैं, क्या होता है डिमांड जो है वो शिफ्ट कैसे करती है, और सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस में मतलब एक्सप्लेन करते जाएंगे। और फिर साथ ही हम सप्लाई भी पढ़ेंगे और फिर इनका एक मार्केट इक्विलिब्रियम भी हम इंशाल्लाह निकालेंगे। बट फ़िलहाल फॉर द वेरी बिगनर्स वी आर गोइंग विद द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड का जो लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, एक बात याद रखनी है इसमें, वो ये कि हम जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ की बात करेंगे, तो ये इसेंशियल है, ये बेसिक पार्ट है कि हमने ऑल द अदर थिंग विल रिमेन द सेम ज़रूर बोलना है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर वक्त के साथ, हालात के साथ, इवन के एक दिन में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं हर इंसान में। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये चेंज होता है और इसके चेंज होने की वजह से हम अपनी डिमांड में चेंजेस, लाइक अगर आपका सुबह उठते के साथ ही दिल कर रहा है चाय पीने का, तो यकीनन आप उस वक्त चाय पियेंगे, उस वक्त आपकी डिमांड हाई है चाय के लिए, आपने चाय पी ली। तो अब आपको रात को सोते वक्त माइट भी नीड ना हो जाएगी, आप एक ही इंसान हो ना, लाइक सिनेरियोज चेंज होंगे तो यकीनन आपकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से दैट ऑल द अदर थिंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। हम इकोनॉमिस्ट के बारे में ये दो बातें समझ लें कि मजाक भी होती हैं और हमें मतलब इस चीज़ का हम पर बड़ा मजाक भी बनाया जाता है कि एक तो हर चीज़ को पेश करने से पहले जस्ट आप ये कह दो कि ऑल दी अदर थिंग विल रिमेन सेम, मतलब फॉर योर होल लाइफ ऑल दी अदर थिंग विल रिमेन सेम एंड द लॉ इज़ दिस, ठीक है। और साथ ही हमारा एक और चीज़ पे मजाक बनता है कि हम जो है वो हम किसी भी चीज़ को हमने कोई भी लॉ पेश करना है या कोई भी हमने अपनी थ्योरी बनानी है, कोई भी हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट के अंदर, देन वी हैव टू से दैट फर्स्ट इज़ assumption. We will assume it, the assumptions is this, we are assuming this, और हम assumptions पे बड़ी बातें करते हैं। खैर भाई अच्छी बातें तो हर बंदे को सोचना चाहिए ना, तो हम भी कुछ अज्यूम करके सोच लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। चलते हैं आगे। स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। अच्छा, इन्वर्सली रिलेटेड क्या है? सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। इन्वर्सली रिलेटेड मीन्स नेगेटिवली रिलेटेड। अब कोई भी चीज़ होगी वो या तो पॉजिटिवली रिलेट कर रही होगी या फिर नेगेटिवली रिलेट कर रही होगी। नेगेटिव रिलेशन क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का कम होना, यानी कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड का कम होना, मार्केट डिमांड का, या फिर डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस का हाई हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा? अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जैसे ही हमारी डिमांड हाई होना शुरू करती है, हमारी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी डिमांड वापस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है मैं आपको वो भी बताती हूँ कि कैसे हम डिमांड को हाई करते हैं प्राइसेस के गिरने से। जैसे ही प्राइसेस कम होंगी, फ़िलहाल लॉ ऑफ डिमांड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है। ऑल दी अदर थिंग विल रिमेन सेम,
द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। यानी कि जो भी कमोडिटी है, जो भी गुड है, जो भी आपकी डिमांडेड गुड है, या जो भी आप समझ लो कि जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, अगर उसकी प्राइसेस जो हैं वो हाई होंगी तो आप उसको कम डिमांड करोगे, और अगर वो लो होंगी तो आप उसको ज़्यादा डिमांड करोगे। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ओके, अच्छा, अब इन्वर्सली और पॉजिटिवली रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं ऑन द अदर वर्ड्स इफ़ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है, दैट मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड की बात होगी यहाँ पर। ओके, क्वांटिटी का मतलब कोई भी चीज़ आप लोगे तो ऑब्वियसली उसको किसी क्वांटिटी में लोगे, लाइक यूनिट्स में लोगे, या केजीज में लोगे, या लीटर्स में लोगे। तो वो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो राइज करेगी अगर प्राइसेस फॉल करेंगी। इन दी अदर हैंड, अगर प्राइसेस राइज कर रही हैं तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर आप कोई भी लॉ देखोगे, कोई भी रूल देखोगे, कोई भी थ्योरी देखोगे, आपको उस रूल, उस लॉ, उस थ्योरी को जस्टिफाई करना है एक मैथमेटिकली इंटरप्रेट करके, एक मॉडल बना के। ठीक है, आपको हर चीज़ को इंटरप्रेट करना है मॉडल बना के। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड भी जो है वो अगर उसकी फंक्शनल फॉर्म देखी जाए तो जो डिमांड है, यहाँ पर ये डिमांड फंक्शन है, राइट। दिस इज डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन एफ, स्मॉल एफ जो है वो शो कर रहा है फंक्शन को, फंक्शन ऑफ पी यानी कि प्राइसेस। अब नीचे देख लीजिए, पी इज़ द प्राइसेस एंड डी इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। ठीक है, और इसका फंक्शन जो बना वो क्या बना, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइसेस, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइसेस, राइट। अच्छा जी, अब अजम्पशंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें अज्यूम करनी है। ये लॉ उस वक्त काम करेगा जब आपकी ये चीज़ें फुलफ़िल करेंगी। ये लॉ हर जगह पर काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा कि जो डिमांड का लॉ है वो कुछ अजम्पशंस और कुछ जो हमने ऑल दी अदर थिंग रिमेन सेम कहा था, वो सारी हमारी अजम्पशंस आ जाती हैं। ठीक है, जब अजम्पशंस हमारी फुलफ़िल होंगी तो ही हमारा ये लॉ जो है डिमांड का वो वर्क करेगा। ठीक है, अब अजम्पशन क्या है, और ये अजम्पशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि लाइक अगर आपकी डिमांड सुबह में चाय की है तो वो ऑब्वियसली रात में भी उसी तरह से आपको चाय की तलब नहीं होगी, या आप अगर शाम में चाय पीने के आदी हो और बेड टी लेने के आदी नहीं हो, तो अगर आपको कोई सुबह उठा के कहे कि यार उठो ये एक कप चाय पी लो, तो आप कहोगे यार इस वक्त नहीं, अभी मेरा दिल नहीं है। ठीक है, वो मतलब अगर यही बंदा आपको शाम में 5 बजे आप की आदत है चाय पीने की और आपको 5 बजे चाय ना मिले, तो आप 5 से सवा 5 होते हैं तो आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि यार मुझे मतलब एक कप चाय चाहिए, कहीं से मुझे एक कप चाय मिल जाए। लाइक इफ़ यू आर ऑन ट्रैवल और इफ़ यू आर एट एनी अदर हाउस, इवन देन यू फील सम नीड्स ऑफ दैट थिंग और यू हैव सम क्रेविंग ऑफ टी। ओके, तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ असम्पशंस हैं, अगर वो फुलफ़िल होंगी तो हमारा डिमांड का जो लॉ है वो काम करेगा। ठीक है, अब ये असम्पशंस क्या हैं इस पर बात कर लेते हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज़, कह रहे हैं कि जो उस कमोडिटी की प्राइस है ना, अगर वो चेंज नहीं होंगी, उसकी रिलेटेड कमोडिटीज़ जो हैं उनकी प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, तब ये लॉ काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, हम कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही क्लोज़अप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टूथपेस्ट हैं, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों हम यूज़ कर रहे हैं टीथ ब्रश करने के लिए। ठीक है, तो जब हम कोलगेट की प्राइसेस को कंपेयर करवाएंगे क्लोज़अप की प्राइसेस से, लाइक इस वक्त कोलगेट की डिमांड हाई चल रही है क्योंकि कोलगेट की प्राइसेस हैं जनाब, एक ट्यूब मिल रही है आपको जस्ट अज्यूम के 20 रुपीज़ की। तो इस वक्त कोलगेट की डिमांड पर डे 100 पीसीज है। ठीक है, अचानक से कोलगेट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और चली जाती हैं कहाँ पर, 30 पर। जबकि जब आप क्लोज़अप की तरफ आते हो और क्लोज़अप को आप कंपेयर करते हो इसकी प्राइसेस से, तो क्लोज़अप स्टिल 20 रुपीज़ का है, जबकि जो कोलगेट है वो 30 रुपीज़ पे चला गया है। तो कोलगेट की डिमांड अब मार्केट में कम हो जाएगी। दांत ही ब्रश करने हैं ना, मतलब ये एक तरह से नॉर्मल कमोडिटी है। ये कमोडिटीज़ क्या होती हैं, गिफन गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं और फिर नॉर्मल गुड्स होते हैं। इनकी भी क्लासिफिकेशन में आके आपको बता दूंगी। फ़िलहाल हम नॉर्मल बात करते हैं कि लाइक आपने दांत ही ब्रश करने हैं ना, तो आपको ज़रूरी मतलब किसी एक ब्रांड पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है क्या। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एन इंटरनेशनल ब्रांड देन, और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन अफोर्ड दैट लग्जरीज, देन यू कैन गो विद इट। लाइक कितनी भी प्राइस हो आप लोगे, लेकिन इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू आर नॉट दैट मच कंसर्निंग अबाउट द ब्रांड्स, then you will go with
द अदर वन विच प्राइसेस इज़ लो, राइट। तो इसी तरीके से लोग कोलगेट को शिफ्ट करेंगे क्लोजअप की तरफ, और क्लोजअप लेकर यूज़ करना शुरू करेंगे क्योंकि उसकी प्राइसेस सेम है, वो भी दांत ब्रश कर रहा है, वो भी झाग बना रहा है, वो भी हर चीज़ कर रहा है। अगर उसकी सारी की सारी चीज़ें सेम हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस, जो भले उसकी प्राइसेस अब कोलगेट की प्राइसेस हाई हों, उससे हाई हों, उससे हाई हों, या उससे लो हों, कुछ भी हों, लोग अब कोलगेट की तरफ जाना नहीं चाह रहे क्योंकि वो क्लोजअप के आदी हो चुके हैं प्राइसेस कम होने की वजह से। वही मतलब इसके फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया कि प्राइसेस रिलेटेड टू रिलेटेड कमोडिटीज़ की अगर चेंज नहीं होंगी तो फिर हम उसी पर स्टक रहेंगे। इसी तरीके से आ जाते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, अब ये बात आती है कि आपकी इनकम चेंज ना हो। अगर आपकी इनकम पहले थी 9,000, you were earning 9,000, that your living standard was according to that 9,000, right? But if your income boosts up, like if you were taking 9,000, now you are going to get 18,000, now your living standard and everything will be changed according to your income, राइट। पहले आप जनाब कम दूध की भी चाय पी लिया करते थे, लेकिन अब ज़रा पैसा ज़्यादा आ गया, खारिश ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो अब आप जो है वो इतनी कम मतलब आप चाहते हो कि जी अब मुझे दूध पत्ती ही पीनी है, लाइक मेरा तो टेस्ट ही नहीं है यार, वो पतली चाय मैं नहीं पी सकता हूँ, मुझे जो है दूध पत्ती ही पीनी है, राइट। तो जब आपकी इनकम चेंज होगी तो आपकी प्राइसेस आपकी जो परचेजिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, और जब आपकी परचेजिंग पावर और चेंज होगी तो इट मीन्स के यू विल शिफ्ट योर गुड्स, योर कमोडिटीज़, योर चॉइसेस, राइट। तो आपकी प्राइसेस ने चेंज नहीं, आपकी इनकम ने चेंज नहीं करना, सो आप प्राइसेस को शफल ना कर सको, आपकी इनकम वही रहेगी, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज़ भी वही रहेंगी। अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर हैबिट्स एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर, वही वाली बात आ गई कि जनाब आपके टेस्ट जो हैं वो सेम रहने चाहिए, आपके टेस्ट चेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से आपके प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, लाइक आपको चाय से अचानक से कॉफ़ी की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाय को छोड़कर कॉफ़ी की नीड करना शुरू कर देते हो, दैट मीन्स कि आपको जो है मतलब यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, इसको आपने चेंज नहीं करना। सिमिलरली आपकी जो कस्टम्स हैं वो भी चेंज नहीं होने चाहिए, आपके हैबिट्स भी चेंज नहीं होनी चाहिए, फ़ैशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक फ़ैशन में ज़्यादातर वेदर आ जाता है कि फ़ैशन मतलब लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जबकि गर्मियों में बिल्कुल उसकी कंजम्पशन ज़ीरो पर चली जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो पर चली जाती है। कुछ लोगों की क्रेविंग इतनी हाई होती है कि वो गर्मियों में भी कंज्यूम करते हैं, बट फिर भी अगर आप ऑन एवरेज देखो तो फिर आपको पता लगता है कि इसकी कंजम्पशन 0 या 1 पर होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है, ओके, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इट डजेंट मीन कि आपकी पूरी मुल्क की आबादी जो है, पॉपुलेशन इज़ नॉट योर कंट्रीज़ पॉपुलेशन, इट इज़ एग्जैक्टली योर हाउस पॉपुलेशन। लाइक अगर आपके घर में पहले 3 बंदे थे, मतलब लाइक आपके अम्मी अब्बू थे और एक भाई थे, और एक भाई की शादी हो जाती है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो गया, मतलब भाभी आ गई, तो अब जो 3 बंदे थे वो 4 बंदे बन गए, अब जो नीड 3 बंदों की थी अब वो 4 बंदों की होती है। और फर्दर अगर आपकी फैमिली ग्रो करती है तो इट मीन्स कि अब आपके घर के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपकी अगर एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर आपकी घर की पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, कोई गेस्ट आ गए हैं, मतलब कोई पेइंग गेस्ट तो नहीं कह सकते, बट इसमें आपके पास जैसे अचानक से कोई मतलब कज़न आ जाता है दूसरी सिटी से, वो आपके घर में आके रहना शुरू कर देते हैं, 2 कज़न्स आ जाते हैं वो आपके घर आके रहना शुरू कर देते हैं फॉर सम पर्पसेस लाइक स्टडीज़ और एनीथिंग एल्स। इट मीन्स कि आपके घर की पॉपुलेशन अचानक से इंक्रीज़ कर गई है, देन ये डिमांड का जो रूल है, वो जो लॉ है डिमांड का, वो यहाँ पर फुलफ़िल नहीं होगा। ओके, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइस, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फ्यूचर चेंजेस जो प्राइस है, लाइक हम बात कर लेते हैं ऐसे कि गोल्ड पे बात होती है, इस पे हम गोल्ड पे बात करते हैं। लाइक अगर आपको पता है कि आज मतलब अगले महीने आपकी शादी है, राइट, और इस वक्त गोल्ड की प्राइसेस चल रही हैं जनाब 98,000 रुपीज़, जो कि ऐसा नहीं है। कल ही पता लगा कि गोल्ड की प्राइसेस 1,18,000 आई थिंक क्रॉस कर चुकी है। खैर 98,000 रुपीज़ इस वक्त गोल्ड की प्राइस है, लेकिन वो कल जो है आपको लगता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं या फोरकास्टिंग है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो हाई होने वाली हैं गोल्ड की, और आपके अगले महीने शादी है और आपको लगता है कि यार अगले महीने तक ये गोल्ड की प्राइसेस बहुत अब चली जाएंगी, तो बेहतर है कि मैं आज ही परचेज़ कर लूँ, आज ही ले लूँ। तो इससे क्या होगा कि जब फ्यूचर प्रेडिक्शंस आ जाएंगी तो आपकी तरह ही 4 लोग और भी होंगे जो सोच रहे होंगे, और वो मार्केट में गोल्ड के डिमांड को हाई कर देंगे एट द सेम प्राइस लेवल।
बात समझ आई? प्राइसेस आज चेंज नहीं हुई हैं, प्राइसेस ने कल चेंज होना है, प्राइसेस अभी सेम है, बट इट इज़ अ फोरकास्टिंग दैट कल जो है वो प्राइसेस हाई हो जाएंगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप कल का वेट ही नहीं कर रहे कि कल प्राइसेस हाई हों, आप आज उसी सेम प्राइस पे अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हो। यहाँ पर आपके डिमांड कर्व में बड़ा चेंज आ जाता है। खैर आगे चलते हैं, आगे हम डिमांड कर्व से बात करते हैं। आई थिंक असम्पशन सारी की सारी क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर तो बी वेरी टू बी फ्रेंकली वेरी फ्रेंकली यू कैन आस्क any question. You just leave a comment on my comment box. I will answer you in all your question. Okay. Okay. Further, अगर हम डिमांड का स्केजूल बनाएं, ये प्राइसेस की बात वर्बली तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब अगर हम डिमांड का स्केजूल बनाएं तो ये देखिए, एक साइड पे मेरे पास यहाँ पर आती हैं प्राइसेस पर केजीज और पर यूनिट और वट एवर यू कैन टेक हेयर, एंड यहाँ पर आ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइसेस मेरी 10 हैं और मैं प्राइसेस को ग्रेजुअली कम कर रही हूँ, ठीक है। लाइक पहले प्राइसेस थी मेरी 10, फिर 8 हुई, फिर 6 हो गई, फिर 6, और फिर देन 4, देन 22। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी है वो पहले 10 थी, 20 हुई, 20 से 30 हो गई, 30 से 40 हो गई, 40 से 50 हो गई, ठीक है। ये है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, अब क्या है जनाब, अब हम आगे देखते हैं कि ये मतलब हम इसे सीधा भी तो लिख सकते थे, नहीं इसे हम सीधा नहीं लिख सकते क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक हम इसे सीधा नहीं लिख सकते, हमें अलो नहीं है। हमने इसे इसी शक्ल में लिखना है और फिर हमने इसे ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आना है और वहाँ पर हमने इसे प्रूव करना है कि ये कैसे सही है। ये आ गई हमारी डिमांड की ग्राफिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर ये देखें कि ये कैसे डिमांड का कर्व बना हुआ है जनाब। इसे क्लियर करते हैं मोर। अगर आप एक्स एक्सिस देखो और आप वाई एक्सिस देखो तो आपको पता लगेगा कि एक्स एक्सिस में हमने लिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस पर हमारे पास है प्राइसेस पर पीस। ओके, और यहाँ पर प्राइसेस को हमने अब जो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनता है, हमने सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हुआ है। 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट है, देन 10 से हमने स्टार्ट किया है अपने एक्स एक्सिस को और 2 से हमने स्टार्ट किया अपने वाई एक्सिस को। सिंपल काउंटिंग की गई है, इस जगह पर भी हमने काउंटिंग की है, एक्स एक्सिस पर भी हमारी काउंटिंग है और हमारी वाई एक्सिस पर भी काउंटिंग है। अब जहाँ अगर आप उस पिछले ग्राफ स्केजूल को देखो, पिछला जो हमारा टेबल था उसको देखो, तो हमने क्या बताया था कि 10 पर हमारी जो डिमांड होगी वो 10 होगी, राइट। फिर 8 पर हमारी डिमांड जो है वो 20 हो जाएगी, और जब प्राइसेस 6 पर आएंगी तो हमारी डिमांड जो है वो 30 हो जाएगी। जब प्राइसेस 4 पर आएंगी तो ये हमारी जो होगी प्राइस डिमांड होगी वो 40 पर चली जाएगी। इसी तरीके से जब ये होगी 2 पर तो हम जो है वो 20 गुड्स कंज्यूम करना शुरू कर देंगे या लेकर इन्हें स्टोर करना शुरू कर देंगे। होता क्या है नॉर्मली, अगर आप देखो डिमांड कर्व हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा अपवर्ड जाता है और जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड है। अब डिमांड कर्व कब स्टीप होता है, कब ये फ्लैट हो जाता है, कब ये जो है फ्लैटन की तरफ आ रहा होता है, कब ये स्टीपर पे चला जाता है, कब ये शिफ्ट करता है, कब ये मूव करता है, ये सारी बातें हम करेंगे अगले अपनी वीडियो में। आपने मतलब अगर आपको इस चीज़ की नीड है, इसकी मतलब आपने पढ़ना है इसको फर्दर, आप मुझे बता सकते हैं। मैं डिमांड को और क्लियर करके एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बट क्योंकि यहाँ पर वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होने जा रही है तो इसे यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। लेकिन एक दफ़ा मैं इसकी समरी आपको बता दूँ क्या है। आपकी जो डिमांड है, और सबसे पहला पॉइंट आपका, ऑल दी अदर थिंग विल रिमेन सेम। तमाम अजम्पशंस को फुलफ़िल होना लाजिम है। कोई भी एक अजम्पशन चेंज होगी तो आपकी डिमांड का लॉ काम नहीं करेगा, राइट। डिमांड का लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब भी प्राइसेस और डिमांड की जो प्राइसेस एंड द क्वांटिटी डिमांड इज़ इन्वर्सली और नेगेटिवली रिलेटेड विद ईच अदर, राइट। फिर जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, राइट। फिर जो आपकी प्राइसेस हैं वो जब हाई होंगी तो डिमांड डिक्रीज़ करेगी, और जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी तो डिमांड हमारी अप हो जाएगी, ठीक है। ये इस पूरी की पूरी कहानी का एंड था। लाइक ये आपका डिमांड कर्व है। डिमांड हमारी क्या है कि आपको पता लग गया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये पता लग गया, अजम्पशंस क्या हैं ये पता लग गई, लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा ये पता लग गया, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन लाइक डी इज़ द फंक्शन ऑफ prices, right? Prices of x commodity, prices of y commodity, x y z, anything you can take here, but demand is the function of prices, right?
मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह कल हम डिमांड को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करने के बाद मार्केट इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी फ़ीडबैक ज़रूर देते जाइए कि मेरी वीडियोस कैसी चल रही हैं, कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।